हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अभ्यास टेस्ट सीरीज एडुटेरिया का 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो बनाया गया है इसको सॉल्व करेंगे। इसका सेट नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेट 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सूची ऋग्वेद के मंडल और सूची 2 रचयिता, इनको सुमेलित करना है। तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम है और यहाँ नाम दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कितने मंडल हैं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में। इसमें कुल 10 मंडल हैं और इनके रचयिता की सूची इस प्रकार से है। प्रथम मंडल के रचयिता मधु, छंदा, दीर्घतमा आदि हैं। द्वितीय के गृत्समद हैं। तृतीय के विश्वामित्र हैं। चतुर्थ के वामदेव हैं। पंचम के अत्रि हैं। षष्ठ के भारद्वाज हैं। सप्तम के वशिष्ठ हैं। अष्टम के कर्म और अंगिरस हैं। नवम के अंगिरस, कश्यप आदि हैं और दसम के तृत, इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि हैं। तो ये कुछ मैंने स्टार बनाया इस पर, तो इसको देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको तो याद रखना कठिन है। ये याद रखिएगा ऋग्वेद जो है इनमें 10 मंडल हैं। ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इस संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, आप लोग को पता ही होगा, वसुमित्र और अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन ईसवी सन की प्रथम शताब्दी संभवतः 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। यह संगति कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। इस सभा में महासंधिकों का वर्चस्व था तथा बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए। नंद, हर्यंक, मौर्य और शिशुनाग। इनका शासन का क्रम बताना है। तो हर्यंक वंश, तब शिशुनाग वंश, तब नंद वंश और लास्ट में मौर्य वंश। इसका क्रम हो जाएगा BDAC। हर्यंक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग वंश ने 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया, नंद वंश ने 344 से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया और मौर्य वंश ने 323 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, पहला और दूसरा। तो मथुरा शैली एक तो थी और दूसरी जो शैली थी वह गांधार शैली थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, एक तो गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली थी। भारतीय तथा यूनानी कला शैली के मिश्रण से गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। इस कला शैली का विषय वस्तु गौतम बौद्ध धर्म से संबंधित होता था, अर्थात भारतीय कथनाक तथा शिल्प शैली अर्थात बनावट यूनान की तकनीक पर आधारित था। इस कला शैली द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्तियों को भव्यता प्रदान किया गया था। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, अतः यहाँ भी उन्होंने कलात्मक विकास को प्रोत्साहन दिया। मथुरा शैली गांधार शैली से काफ़ी हद तक भिन्न थी, अतः इसे भी एक स्वतंत्र कला शैली के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है 8वीं 9वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था। तो ये गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर किसी प्रभावशाली वंश का शासन नहीं था, अतः आगे चलकर 8वीं 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के क्षेत्र विशेषकर कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर तत्कालीन 3 भारतीय शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला था। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष बंगाल के पाल, मालवा क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार तथा दक्कन के राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतोगत्वा गुर्जर प्रतिहार ही सफल हुए थे। भारत का एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो यह कथन गलत है, स्वीकार करता है।
सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। तो ये सही है, तो कथन 2 सही हो जाएगा, केवल 2। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म या आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण बताया गया है। इससे मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय हो सकता है, यह कहा गया है। प्राचीन काल में भारत में आक्रमण करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो यूनानी, कुषाण, शक या शक यूनानी कुछ। तो यूनानी पहले आए थे, फिर शक आए और उसके बाद कुषाण आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है? तो ये अजमेर में है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मध्य एशिया के गौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में होने के बाद इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने छोटे से शासनकाल के अंतर्गत कुछ इस्लामी स्थापत्य कृतियों का निर्माण भी करवाया था। इसके द्वारा निर्माण कराए गए स्थापत्य कृतियों में कुबतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद था। ऐबक ने दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ करवाया था, जिसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। नेक्स्ट, बंगाल के सूबेदार तुगरील खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो बलबन के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। बंगाल के सूबेदार तुगरील खान ने। बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह अपने राजत्व संबंधित विचारों के लिए प्रसिद्ध है। बलबन ने राजा को नियामती खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। बलबन ने शासनकाल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरील खान ने किया था। इस विद्रोह को बलबन ने दबा दिया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया था। सन 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? तो बरार जो है इसमें शामिल नहीं था, बाकी बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, तो ये बरार हो गया। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। संयुक्त गठबंधन की सेनाओं में बरार शामिल नहीं था। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी। युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमीर खुसरो का जन्म मध्य 13वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, ये तो सही बात है। अमीर खुसरो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। नहीं, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ थे। अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता उपनाम दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा शासनकाल देखा था। इनके समय में बहुत सारे राजाओं का शासनकाल इन्होंने देखा था। प्रश्नगत कथित 2 को छोड़कर शेष अन्य कथन पूर्णतः सही हैं। अमीर खुसरो, इनका पूरा नाम अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। इन्हें तूती-ए-हिंद उपनाम दिया गया था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, न कि मोइनुद्दीन चिश्ती के, इसलिए यह कथन गलत हो गया। अकबर द्वारा लागू किया गया मनसबदारी प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से प्रभावित था? तो ये मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से प्रभावित था। मुगल मनसबदारी मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में अपनाया गया था। यद्यपि अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रणाली में काफ़ी हद तक नवीन तत्व भी शामिल किए गए थे, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित था। शाहजहांनामा किसकी कृति है? तो ये इनायत खान की कृति है।
शाहजहां के जीवन पर आधारित शाहजहांनामा इनायत खान की कृति है। वैसे अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था, इनकी पुस्तक थी पादशाहनामा, जबकि इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखी है। पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध, कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित एक स्थान है जहां भारतीय इतिहास को निर्णायक मोड़ देने वाली 3 प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी गई थी। इन लड़ाइयों का विवरण है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय 1556 में अकबर और हेमू के बीच। अकबर विजयी रहा था, हेमू के आंख में तीर लग गया था और बाद में इसको मार दिया गया था। तृतीय युद्ध 1761 में पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अब्दाली विजय रहे थे और हर मराठा परिवार ने अपना एक सपूत खोया था। लगभग 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें अकबर विजयी रहा था 1576 ईस्वी में। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध पर विचार करें। प्लासी, बक्सर, अंबर और वांडीवास का युद्ध। उपरोक्त युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये तो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और अंबर का युद्ध, ये मैं इस बार मिस कर रहा हूँ, 1760 में हुआ था। तो ये जनवरी 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। अंबर का युद्ध कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन तथा अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया था। मुजफ्फर जंग दक्षिण के क्षेत्रों का सूबेदार बना तथा उसने फ्रांसीसियों को बहुत सारी सुविधाएं और क्षेत्र प्रदान किए थे। प्लासी का युद्ध 1757 के जून में हुआ था। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला अपने ही लोगों के षड्यंत्र के कारण पराजित हो गया था। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। फ्रांसीसी पराजित हुए थे। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त भारतीय सेनाएं और अंग्रेजों के मध्य अंग्रेज विजयी रहे थे। तो इसको अरेंज कर लीजिए। पहले 49, फिर 57, फिर 60 और फिर 64। सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर पूछा जाएगा सिंध का विलय किसके द्वारा किया गया था, तो उसका आंसर तो चार्ल्स नेपियर हो जाएगा। लेकिन जब पूछा जा रहा है कि इस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एलनब्रो इस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इस व्यवस्था में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सही है। कर लगान लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह भी सही है। सरकार रैयतों को पट्टा प्रदान करती थी। यह भी सही है। तो तीनों ही सही हो जाएगा। प्रश्नगत तीनों कथन सही हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि के सर्वेक्षण के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। कथन और कारण है। कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। और कारण है, इसका मुख्य कारण भारत से किया जाने वाला अप्रतिफलित निर्यात था। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। सामान्यतः व्यापार संतुलन अनुकूल रहने का तात्पर्य यह होता है कि उस देश में आयात की तुलना में निर्यात अधिक किया जाता हो। इस दृष्टि से ब्रिटिश काल से सामान्यतः भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल था। अप्रतिफलित निर्यात का तात्पर्य वैसे निर्यात से होता है जिसके बदले में निर्यातकर्ता को कुछ विशेष प्राप्त नहीं होता है।
ब्रिटिश काल के दौरान भारत से धन संपत्ति और कच्चे माल आदि का निर्यात तो बड़े पैमाने पर किया जाता था, पर इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक लाभ भारत को प्राप्त नहीं होता था। इस दौर के राष्ट्रवादी नेताओं ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत के माध्यम से इस स्थिति को बड़े स्पष्ट और प्रामाणिक ढंग से बताया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे थे? तो 12 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में निहित थी। इस विद्रोह की चिंगारी 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में देखी जा सकती है, जब कुछ भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे के नेतृत्व में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी। लेकिन व्यापक या औपचारिक रूप से इस विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी थी और अपने साथियों को मुक्त कराकर वे दिल्ली की ओर चल पड़े थे। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और इस प्रकार विद्रोही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण घटना थी। फिर वहां से बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना राजा चुना था और बख्त खान ने सेना का नेतृत्व किया था। ये आगे घटना थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह और पावना विद्रोह है। तो दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणा, सतारा आदि क्षेत्रों में, और सामूहिक नेतृत्व इसमें किसानों का था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, बंगाल में। मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह भवानी पाठक और देवी चौधरानी इसके नायक थे। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानसून का पश्चिमी क्षेत्र। इसके नेता बुद्धो भगत थे। पाबना विद्रोह की बात करें तो 1873 ईस्वी में बंगाल में ही हुआ था। सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली इत्यादि इसके नायक थे। दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831-32 और पाबना 1873। राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मिरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो याद रखेंगे, मिरातुल अखबार किस में छपता था? फारसी भाषा में। और कैसा था? ये साप्ताहिक था। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाने वाले राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया था। दिसंबर 1921 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। इसके एक वर्ष के पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो प्रार्थना समाज इन सभी में सबसे पहले स्थापित हुआ था। प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया था और इसके नेता या इसको स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग थे। सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित हुआ था और ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज 1875 में, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्रहोत्री द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। इन्हीं समय में ये स्थापना भी हुई थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। उसने कांग्रेस की आलोचना करते हुए उसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था। उसका तात्पर्य यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उच्च मध्यवर्गीय, शिक्षित एवं शहरी समुदायों का ही प्रतिनिधित्व करता है। समाज में इसका विस्तृत फैलाव नहीं था। कांग्रेस के इतिहास के प्रारंभिक दौर में यह बात काफ़ी हद तक सही भी थी, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों से अपना विस्तार समाज के लगभग सभी वर्गों क्षेत्रों तक बढ़ाया। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धुरी बना। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू थी। तो ये गलत है। अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट थी।
अगर भारतीय महिला की बात कीजिए तब सरोजिनी नायडू होगी। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। ये गलत है, 1925 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। उन्होंने वर्ष 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के शारदा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। सर हरविलास शारदा भारतीय मूल के ब्रिटिश सेवा में कार्यरत एक न्यायाधीश थे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 1930 में बालक एवं बालिकाओं के विवाह से संबंधित एक कानून पारित किया गया जिसे शारदा कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के द्वारा बालक एवं बालिकाओं के लिए विवाह की एक न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई थी जो क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष थी। बॉयज़ के लिए 18, गर्ल्स के लिए 14 वर्ष। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भूटान, सिंध, तिब्बत और बर्मा। उपरोक्त क्षेत्र का ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय का सही कालानुक्रम क्या था? तो सिंध जो था ये 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय विलय किया गया था। भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय, बर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय और तिब्बत 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और इन्होंने उस समय में दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया था। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। यह घोषणा 1 अप्रैल 1912 से लागू कर दिया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे? ऐसा नहीं था। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, तो ये सही है। प्रश्नगत कथन केवल 2 सही हैं। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की थीं। उन्होंने शिवाजी उत्सव तथा गणपति पर्व भी आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो सके। अतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग तो किया, परंतु उनका उद्देश्य संप्रदायवादी नहीं था बल्कि जनजागरण के अभियान से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? तो विलियम जोन्स द्वारा किया गया था 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारत समेत पूर्वी एशियाई देशों के ज्ञान का अध्ययन, अन्वेषण और अनुसंधान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से अलग होकर सन 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दरअसल तत्कालीन ब्रह्म समाज के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन लिया था। इसके फलस्वरूप ब्रह्म समाज में टूट हुई और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत ब्रह्म समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशवानंद सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने आप को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। साइंस से सवाल है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से होता है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्ष के आकार और ऊर्जा को द्विगंशी क्वांटम संख्या, कक्ष की त्रिविमीय आकृति को चक्रण क्वांटम संख्या, कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये फिजिकल चेंज है। बर्फ का गलना फिजिकल चेंज है। दूध का स्कंदन
ये केमिकल चेंज है। दुग्ध स्कंदन, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, दूध से दही बनना तथा कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरणों के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें तथा दृश्य किरणें उपस्थित होती हैं। जब यह प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इसमें उपस्थित पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा दृश्य एवं अवरक्त किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की परत इन उच्च तरंगदैर्घ्य वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा इन्हें पृथ्वी के वातावरण के बाहर नहीं जाने देती, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथन ए और आर। कथन है, ईंधन अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। सही बात है, केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। तो दोनों ही बात सही है। प्लम पुडिंग मॉडल जानते होंगे, इसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। एक और दो दोनों, परमाणु संरचना के संदर्भ में कथन एक और दो दोनों सही हैं। परमाणु संरचना के संबंधित पहला मॉडल जे थॉम्सन के द्वारा 1897 में कैथोड रे नलिका का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया था। नील बोर ने वर्ष 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। अल्फा कण के दो घन आवेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो यह हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? तो लोहे का चुंबकन नहीं होगा, द्रव का संघनन भी नहीं होगा, ईंधन के जलने से रासायनिक परिवर्तन होता है और लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होती है, यानी वह अनुक्रमणीय होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को निरूपित कथन एक और दो नहीं करेंगे, क्योंकि लोहे का चुंबकन और द्रव का संघनन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कथन कारक है, जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। ये बात सही है, इकाई बदलने से संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाएगा। मापन की इकाई छोटे होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है, ऐसा नहीं है। ये सही है, आर गलत है। व्याख्यान कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। मापन की इकाई छोटे होने पर संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता है, बल्कि संख्यात्मक मान तो बड़ा हो जाता है। जैसे 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम हुआ, या यहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 था, जैसे इसको दूसरे में बदले तो 100 हो गया, बढ़ गया, फिर इसको तीसरे में बदले तो 1000 हो गया, मान बढ़ गया। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित दूरी का मान कभी शून्य नहीं होगा। दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर भी नहीं होगा। विस्थापन का मान वृत्तीय परिधि के मान के दोगुने के बराबर भी नहीं होगा। विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु कहीं से चलना शुरू करे और फिर वापस वहीं पर पहुंच जाए तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित विस्थापन का मान शून्य हो जाता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद वस्तुओं की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति समान होती है, इसलिए इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। कथन 1, 2 और 3 असत्य हैं क्योंकि वस्तु द्वारा निर्धारित पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी यहाँ से चल करके यहाँ पर आया तो यहाँ से लेकर के जितना दूर ट्रेवल किया, जितना मीटर किलोमीटर या जिस भी क्वांटिटी को किया होगा, अगर 2 बार चलेगा तो उसमें ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। वस्तु द्वारा निश्चित दूरी की मान वृत्तीय पथ की परिधि के 2 गुने के बराबर होगी, 2 टाइम्स। जब ध्वनि के तारत्व में वृद्धि होती है तब किसकी वृद्धि होती है? तो आवृत्ति की वृद्धि होती है। तो जब ध्वनि के तारत्व में वृद्धि की जाएगी तो आवृत्ति भी बदल जाएगी। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि ऐसी ऊर्जा है जो पदार्थों के अणुओं के माध्यम से कंपन के रूप में यात्रा करती है। पिच ध्वनि की वह विशेषता है जो एक गंभीर ध्वनि से तेज ध्वनि को अलग करती है। पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व या पिच उतना ही अधिक होगा और ध्वनि तीक्ष्ण होगी। आवृत्ति कम होगी तो तारत्व कम होगा और ध्वनि गंभीर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अणुओं के बारे में सही है? पहला है, यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो ये सही बात है। केवल एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं, नहीं अलग अलग भी करते हैं। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। एक अणु को एक तत्व या एक यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित कर सकते हैं। कथन और कारक को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सही बात है। जब वस्तु घनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल घनात्मक होती है। ये भी बात सही है। वस्तु जब धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करेगी तब इसकी चाल धनात्मक होगी, लेकिन इसकी चाल ऋणात्मक किसी वस्तु की हो नहीं सकती है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं हुआ। तो कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन का सही स्पष्टीकरण कारक नहीं होता है। ये किसी वस्तु की चाल दूरी और समय अंतराल का अनुपात चाल के तुल्य होता है तथा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी सदैव धनात्मक होती है। अतः वस्तु की चाल भी सदैव धनात्मक होती है तथा दूरी अदिश राशि है, इसलिए गति की दिशा बदलने पर भी चाल का मान धनात्मक रहता है। अगला है, निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना बिल्कुल तृतीय नियम से है। नाविक का नाव से किनारे पर कूदना भी है। सड़क पर चलना यह भी है। तो ये तीनों हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम के संबंध में दिए गए कथनों में से तीनों कथन इसके उदाहरण हैं। बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, सड़क पर चलना तथा नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, कूदने पर नाव का पीछे जाना। तो ये नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। विथ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट है, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तुएं रखी हों तो यह किनारों पर मुड़ जाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पतले रेखाछिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वो रेखाछिद्र या अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश की किरणों के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पृष्ठ पर विकिरण आपतित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु अथवा जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह किसके संचयन से होता है? तो लैक्टिक एसिड के संचयन से बॉडी में होता है।
दौड़ने के बाद धावक को जांघ की पेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण दर्द और ऐंठन की अनुभूति होती है। अनेतत लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6O3 है। इसे दुग्ध अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। जब दूध की चीनी किण्वन से गुजरती है तो प्राप्त उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की आवश्यकता होती है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड के निर्माण से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और मांसपेशियों में थकान हो सकती है। शारीरिक व्यायाम के दौरान ये लक्षण सामान्य होते हैं और आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती क्योंकि लीवर में किसी भी अतिरिक्त लैक्टेट को तोड़ने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को अक्सर अवायवीय चयापचय के रूप में जाना जाता है। तो लीवर अगर ठीक रहेगा तो सब सही रहेगा। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? तो आरबीसी के व्यास में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य लवण के विलयन में तनुकृत किया जाएगा तो इन कोशिकाओं के व्यास में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। अवायवीय यानी वायु की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है। निम्न में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम बताना है। तो यह युग्म, प्रजनन, परागण, निषेचन, फल एवं बीज और फिर लास्ट में अंकुरन हो जाएगा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का सही क्रम युग्मक जनन, परागण, निषेचन, फल एवं बीज अंकुरन है। इसका विवरण है। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, पुष्प के पुमंग एवं जायांग में क्रमशः परागकण एवं भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया है जिसमें अगुणित नर एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं। परागण, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। निषेचन, अगुणित नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मजन का निर्माण निषेचन कहलाता है। फल एवं बीज परिपक्व अंडाशय बीजांड द्वारा क्रमशः फल एवं बीज का निर्माण होता है। अंकुरन, बीज के अंकुरन द्वारा नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है। तो इन सब का डेफिनेशन भी यहाँ देख लिया आपने। ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है, ध्यान दीजिएगा इसमें। एनरोक्सिया, इंसोमेनिया, डिस्पेनिया और एनोस्मिया। दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है? तो इंसोमानिया जो होता है ये नींद संबंधित विकार को पैदा करता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जब 2 गलत हो गया तो 1 भी गलत ही हो जाएगा। आपका बच गया ऑप्शन में देखिएगा तो सभी तो होगा नहीं, और 2 तो खत्म हो गया तो 2 जिसमें है उसको काट दीजिए। 1 खत्म हो गया तो 1 बीच में है उसको भी काट दीजिए। तो ऑप्शन 1 ही आपका बच जाता है, केवल 3 और 4। तो अगर आपको नहीं भी आता है इसका सही उत्तर तो आप इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसका आंसर निकाल सकते थे। एनरोक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा है। इंसोमानिया नींद विकार से जुड़ा है। डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से जुड़ा है। और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ है। इसलिए केवल कूट 3 और 4 से ही सुमेलित हैं जबकि कूट 1 और 2 सुमेलित नहीं है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त अम्ल और लाइपेज की स्थिति में होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि और अमाशय द्वारा होता है। तो पेप्सिन अमाशय के द्वारा, टाइलिन लार ग्रंथि के द्वारा और ट्रिप्सिन अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट कथन कारक है। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। सही बात है। उदकमेह वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रसित रहता है। तो ये गलत है, केवल कथन सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। पीयूष ग्रंथि द्वारा मोचित वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन
नेफ्रॉन में जल का पुनरावशोषण बढ़ाकर मूत्र को सांद्रित करता है। एडीएच की कमी होने से मूत्र पतला हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मूत्रलता कहते हैं। इस कारण एक दिन में 1.5 लीटर के बजाय मूत्र की मात्रा बढ़कर 2 लीटर प्रतिदिन तक हो सकती है। शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है, जिससे व्यक्ति को प्यास अधिक लगने लगती है। इस स्थिति में को उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडियस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है? तो बड़ी आंत का कार्य जल का अवशोषण करना है। बड़ी आंत के कार्यों में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषण करना, विटामिन बनाना और अवशोषित करना आदि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो पैरेन्काइमा, कॉलरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो है, ये सरल अस्थायी कोशिकाओं का एक समूह है। ये अस्थायी ऊतक पौधों के विकास में सहायता करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है, जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारे मोबाइल स्क्रीन के से निकलने वाले जो ब्लू रेज होते हैं, ये पीनियल ग्लैंड को ही हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि मेलाटोनिन का स्राव जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है और हमें नींद का परेशानी होता है। इसमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स इत्यादि शामिल है, जो भी स्क्रीन्स होते हैं। अग्नाशय की बी कोशिकाओं यानी बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लूकागन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कई आवश्यक भूमिकाएं निभाता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, वसा भंडारण को बढ़ावा देता है और वसा एवं प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है, जो मनुष्य में नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह खेती का एक तरीका है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पानी में खेती होती है। मृदा संवर्धन रहित पौधे, बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि जिसमें पौधे खनिज घोल से अपने पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, हाइड्रोपोनिक तकनीक कहलाता है। यह विधि साग सब्जियों और जड़ी बूटियों को उगाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। टमाटर और स्ट्रॉबेरी अन्य लोकप्रिय पौधे हैं जो इस विधि से उगाए जाते हैं। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल सूर्य के प्रकाश का उपयोग आपतित ऊर्जा के रूप में करते हैं और फोटोवोल्टेइक घटना के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इसका प्रयोग उपग्रह में बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? यह अप्सरा है। अप्सरा भारत के शोध रिएक्टर में सबसे पुराना है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा यूनाइटेड किंगडम की सहायता से तैयार किया गया था। अप्सरा को पहली बार 4 अगस्त 1956 को परिचालित कराया गया था, जिसके साथ ही यह उस समय एशिया का पहला शोध रिएक्टर बन गया था। वर्ष 2009 में रिएक्टर को बंद करके सेवा मुक्त कर दिया गया था। हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अप्सरा को अपग्रेड कर इसे पुनः आरंभ किया है। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो ये जंतुओं की जननी क्लोनिंग के काम आता है। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, जिसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसमें किसी भी जीव की शारीरिक कोशिकाओं के केंद्रक को निकालकर उससे नए जीव का निर्माण किया जाता है। चूंकि दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, अतः इस तकनीक में नया जीव बिल्कुल अपने जनक की तरह ही होता है। अतः इस प्रक्रिया को क्लोनिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार उत्तर सी होगा। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IRNSS के तुल्यकाली यानी जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतल्यकाली जियोसिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। तो बिल्कुल सही है। IRNSS का व्याप्ति संपूर्ण पृथ्वी पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर के बाहर का है। तो ये इतना दूर नहीं है, 1500 किलोमीटर तक का ही ये
उपयोगकर्ता को बताता है। केवल एक सही हो जाएगा। IRNSS के 7 उपग्रहों में से 3 जियो स्टेशनरी उपग्रह हैं जबकि 4 जियो सिंक्रोनस उपग्रह हैं। नाविक देश के उपयोगकर्ताओं के साथ साथ देश की सीमा से 1500 किलोमीटर दूरी तक सही वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब लोग ज्योग्राफी चलते हैं। तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? इसको मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है यानी स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। वेडेल सागर और रॉस सागर किस महासागर के भाग हैं? तो ये अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर के भाग हैं। अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इनका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। बिल्कुल सही है। प्यूमिक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है। यह भी सही है। ज्वालामुखी बम किसको कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार में निकले बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं जिनका व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ फीट तक होता है। लैपिली ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। और प्यूमिक उन चट्टान टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए जल में भी तैर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़ आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है एवं इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण के द्वारा क्षरण को सन्नी घर्षण कहते हैं। तो ये नहीं, गलत है ये। किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों को आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। यह भी गलत है, ये उल्टा हो गया है। अपघर्षण इसको कहा जाएगा, सन्निघर्षण इसको कहा जाएगा। दोनों ही गलत हैं। अपघर्षण क्या होता है? जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण के द्वारा क्षरण को अपघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। जलासंधि और ये किनको जोड़ती है। पहला है युकाटन जलासंधि। युकाटन जलासंधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। बिल्कुल सही है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बॉस्फोरस जलसंधि ये मरमरा सागर और एजियन को नहीं, काला सागर को जोड़ती है। काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस जलसंधि जोड़ती है। और डार्डनेल जलसंधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, केवल 2। यहाँ देख सकते हैं, युकाटन जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, बॉस्फोरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर, डार्डेनेल जलसंधि मरमरा सागर और एजियन सागर, डेविस जलसंधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। प्रमुख उद्योग केंद्र। स्टॉकहोम ये जलपोत निर्माण का प्रमुख उद्योग केंद्र है। कासाब्लांका लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है और अंसान मुगदेन रसायन उद्योग का मुख्य केंद्र है। स्वीडन में की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ जलपोत निर्माण के लिए यह प्रसिद्ध है। मोरक्को के कासाब्लांका में रसायन उद्योग की फैक्ट्रियाँ हैं और अंसान मुगदेन जो चीन का पिट्सबर्ग कहलाता है, यहाँ लौह इस्पात की फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ प्रमुख लौह इस्पात है। जापान का नागोया जिसको जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, यहाँ पर एयरक्राफ्ट और
कार और मशीनरी उत्पाद इत्यादि बनते हैं। निम्नलिखित विशेषता किस प्रकार की प्रजाति की है? यह विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति है जो प्रायः सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। सेमाइट और हेमाइट इस प्रजाति की शाखा है। इस प्रजाति के लोग श्वेत वर्ण के होते हैं। तो सेमाइट हेमाइट जो है कॉकेशियड प्रजाति के शाखाएं हैं। यह विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति है और ये प्रायः सभी महाद्वीपों में विद्यमान है और इस प्रजाति के लोग श्वेत वर्ण के होते हैं। कॉकेशाइड प्रजाति, इसके बारे में समझ ही गए। इस प्रजाति का मूल स्थान कॉकेसस पर्वत का दक्षिणी भाग है। इसकी 3 शाखाएं हैं, यूरोपियन शाखा, इंडो ईरानियन शाखा और सेमाइट हेमाइट शाखा। यूरोपियन शाखा इसे 3 उपवर्गों में बांटा जाता है, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। कॉकेसाइड प्रजाति की यह शाखा विश्व के उन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां यूरोपीय उपनिवेश स्थापित हुए हैं, यद्यपि इनका सर्वाधिक संकेंद्रण यूरोप में है। इंडो ईरानियन शाखा, यह इराक, ईरान व पाकिस्तान क्षेत्र में मिलती है। भारत के पश्चिमोत्तर एवं मध्य भाग में यह प्रजाति मिलती है। सेमाइट और हेमाइट, यह प्रजाति उत्तरी और उत्तर पूर्व अफ्रीका में फैली हुई है। इसके अंतर्गत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, इथोपिया, सोमालिया, सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन आदि के क्षेत्रों की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जायरे नदी पर है और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे या कॉन्गो सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में 1976 में प्रारंभ किया गया था। पेड़ लगाने को प्रोत्साहन करने वाला यह कार्यक्रम 1976 ईस्वी से चल रहा है। वनारोपण को जन आंदोलन बनाना इस नीति का लक्ष्य है। इसमें गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन क्षेत्र का विकास, ईंधन और चारे की आपूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी किस प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं? तो ये ज्वारीय वन के प्रकार हैं। ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताज़ा जल समुद्री जल से मिलता है एवं परिणाम स्वरूप दलदली भाग बन जाता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के नाम निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी के वृक्ष हैं। ज्वारीय वन समुद्री कटाव को रोकते हैं और इनकी लकड़ियाँ जल में सड़ती नहीं हैं। ज्वारीय वन उच्च जैव विविधता युक्त सदाहरित वन होते हैं। नेक्स्ट 71 है, वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ था, ये सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है, तो यह भी सही है। यहाँ गलत क्या है, प्रत्येक वर्ष तो नहीं होता है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ, जिसको 1952 ईस्वी में तथा 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया। 1988 ईस्वी की संशोधित नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास पर जोर देती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार मैदानी भागों में 20% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। 2015 ईस्वी तक देश में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अकर्णवती, सुवर्णवती आदि शामिल हैं। तो ये जो है कावेरी नदी के बारे में बताया गया है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है।
यहाँ से यह दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होते हुए कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल में, 41% कर्नाटक में तथा 56% तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ उत्तर में हेमावती, लोकापावनी, सिमसा और अकरवती, दक्षिण में लक्ष्मणा तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती है। यह शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। यह दो धाराओं उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है। ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये इंडो सांगपो सचर जोन से अलग होता है। यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। इनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। K2 या गॉर्डन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग यानी POK में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है चिल्ला परियोजना, माता टीला परियोजना और चिब्रो परियोजना किस राज्य में स्थित परियोजनाएं हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अन्य परियोजनाएं रामगंगा परियोजना, रिहंद परियोजना, चिब्रो परियोजना, चिल्ला परियोजना, माता टीला परियोजना आदि है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट हीरक और प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किससे है? तो इस तीनों का संबंध सड़क परिवहन से है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना वर्ष 1960 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य देश की उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण एवं विकास करना था। सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि देशों में सड़कों का निर्माण किया है। वर्तमान में इसने सड़क निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं जैसे प्रोजेक्ट बीकन, बीकन यानी जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा, प्रोजेक्ट हीरक महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और प्रोजेक्ट दंतक भूटान में चला रखे हैं। अब पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। सही है। 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति को पुनः बहाल कर दिया गया था। तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत को विधायी शक्तियां सौंप दी गई। इस प्रकार बंबई और मद्रास के गवर्नरों ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दिया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति को पुनः बहाल कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण की गई है? तो इसे जापान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधान इस प्रकार हैं। राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित करेगा अथवा नहीं। उपरोक्त प्रावधान में प्रयुक्त वाक्यांश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान में दुनिया के अनेक संविधानों से अनेक सुसंगत प्रावधानों को ग्रहण किया गया है। संविधान के भाग और सूची को सुमेलित करना है। पहला तो सबसे पहले भाग 4 का क, इसका संबंध मूल 42वें संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था उससे है। दूसरा है 9 का क, 9 का क जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 का ख जो है यह सहकारी समितियों से संबंधित है और भाग 14 का क अधिकरण संबंधित है। सही सुमेलित इस प्रकार से है। भाग 4 के क 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित मूल कर्तव्य, 9 के क में 74वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नगर पालिकाएं,
भाग 9 के ख में 97 संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित सहकारी समितियां और भाग 14 के क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित अधिकरण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न। इसका सही क्रम बताना है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और तब लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके ऐसे करके हैं। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रश्नगत शब्दों के प्रयुक्त होने का सही क्रम है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस तरह से है। कथन और कारक। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। यह तो सही है, तो ए गलत है, आर सही है, यह इसका आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः नहीं बल्कि परोक्षतः यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष होता है इसमें हम लोग स्वयं जाके वोट करते हैं, जैसे कि एमएलए का, संसद का, एमपी का, इन सब में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती है बल्कि जनता के तरफ से जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। यह सही है कि भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है जिसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता है। राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक यूनियन है, संघ ही है लेकिन कैसा संघ है? यूनियन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले भू क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा। कब खो देगा? तो यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो भी खो देगा, और किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर वो स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो भी वह अपनी नागरिकता को खो देता है। बाकी सरकार की आलोचना करने से नागरिकता खत्म नहीं होती है, न्यायालय की अवमानना पर दंड मिलता है लेकिन नागरिकता खत्म नहीं होती है, और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर भी नागरिकता खत्म नहीं होती जब तक कि वह दूसरे देश की नागरिकता को हासिल नहीं कर ले। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है जिसमें निहित प्रावधानों के आधार पर किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप निम्नलिखित दशाओं में होता है। पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दिशा में। दूसरा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। और तीसरा, सरकार के द्वारा वंचित किए जाने पर। अतः स्पष्ट है किसी अन्य देश के नागरिक के साथ विवाह करने पर, सरकार की आलोचना करने, न्यायालय की अवमानना करने आदि जैसे कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 213 से। 123 से राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को और 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश एक कार्यपालिकी आदेश होता है जिसे तब जारी किया जाता है जब संसद या राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता है और किसी विषय पर कानून का निर्माण करना आवश्यक होता है। अध्यादेश का प्रभाव वैसा ही होता है मानो यह विधायिका द्वारा पारित कानून हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघ और राज्यों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित कर दिया गया है। सही बात है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघ और राज्यों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित कर दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम के आधार पर किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 40 हो तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सह अधिकतम 6 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो इसमें 15% की बात होती है, लेकिन अगर संख्या कम हो तो वह उससे ज़्यादा भी बनाया जा सकता है। तो ये कन्फर्म नहीं है बल्कि 1 सही है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघ और राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकतम आकार को सीमित कर दिया गया है। अब संघ की मंत्रिपरिषद में अधिकतम उतने ही मंत्री शामिल किए जा सकते हैं जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होगा।
यही स्थिति राज्य विधानसभा के संबंध में भी लागू होती है, जहां विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% की संख्या तक ही मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार हो सकता है। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वैसे राज्य जहाँ विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या अपेक्षाकृत कम होते हैं, वहाँ भी अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 40 सदस्यों वाले विधानसभा वाले राज्य में भी 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार कथन 2 असत्य हो गया। लोकसभा में लेखा अनुदान या लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान होता है और इसका अनुच्छेद 116 होता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक को पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 116 में विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा है, जिससे कि धन को निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम लोग। सूचकांक और जारीकर्ता देश। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें सभी तीनों सुमेलित हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है, सही है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक आय कहा जाता है, यह भी सही है। चालू और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होता है? जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं, मॉनेटरी इनकम। स्थिर कीमतों पर यानी फिक्स्ड प्राइस पर राष्ट्रीय आय, एनआई एट एफपी। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं के उस मौद्रिक मूल्य को जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी वो एक्स ऑफिसियो हो जाते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जो पीएम होंगे वो ऑटोमेटिकली ही इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध गरीबी को मापने से है। भारत में गरीबी को मापन संबंधित समितियां। भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए खर्च अथवा उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर वाई के अलग समिति भारत के गरीब निर्धारण के लिए 1977 में योजना आयोग के द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। लकड़ावाला समिति योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता को मापने के लिए 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति वर्ष 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल का गठन किया। 2009 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया था। सी रंगराजन समिति 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। सी रंगराजन समिति द्वारा 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इन सभी का संबंध गरीबी को मापने से है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और कम आर्द्रता की जरूरत होती है, ये गलत है। रबी की फसलों के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है, ये तो सही है। खरीफ फसल देखेंगे, इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। खरीफ की फसल के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से लाभ होता है। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
प्रमुख फसल धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि। रबी फसल की बात करें तो रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है और अप्रैल मई तक काटा जाता है। यह शीतकाल की फसलें होती हैं। रबी की फसल के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान और पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, निम्न विशेषता किस प्रकार के सब्सिडी की है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन और व्यापार में विकृति उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप में मदद करती हैं। नेक्स्ट है, यह विकसित देश हेतु 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देश हेतु 10% प्रतिवर्ष छूट निर्धारित किया गया है। तो ये अंबर बॉक्स सब्सिडी होती है। अंबर बॉक्स सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती हैं जो उत्पादन अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, जैसे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर छूटें। विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार किसी सदस्य देश के द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली सब्सिडी छूटों को कम करके एक विशेष स्तर तक लाना तय है। इसकी सीमा उन देशों की सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है जिसे विकसित देशों के लिए 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। मोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत के उगाने से है। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दिखाता है? तो ये मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच में संबंध दिखाता है, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या है? M1 सबसे तरल मुद्रा होती है और M4 सबसे कम तरल मुद्रा होती है। सबसे अधिक M1, सबसे कम M4, बीच में M2 और M3 ले लीजिए। M1, M2, M3, M4 तरलता की दृष्टि से सबसे मुद्रा का क्रम है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ व्याप्त है, इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक के द्वारा रखी जाती है ताकि मौद्रिक नीतियों का संचालन किया जा सके एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। तो इस पर गठित दूसरे कार्य समूह की मुद्रा MO के अलावा M1, M2, M3 और M4 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है। मुद्रा पूर्ति की उपयुक्त सभी अवधारणाओं में M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M3 पूर्ति का व्यापक मापक है। M1 सबसे तरल और M4 सबसे कम तरल है। तो M1, M2, M3 और M4। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल हैं। वेल्थ ऑफ नेशन को एडम स्मिथ ने लिखा था। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन ने लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को मार्शल ने लिखा था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस को रॉबिन्स ने लिखा है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पुस्तक है। और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कीन्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बिहार स्पेशल में चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? तो 2,78,725.72 करोड़, 2,78,725.72 करोड़ रुपए बजट व्यय अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के बजट व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है? तो 2024-25 के लिए 16,840.32 करोड़ की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत कितना है? तो 80.97% है। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखूर झील कौन है? कांवर झील है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कांवर झील बेगूसराय के मंझौल गांव में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है जो गंडक नदी के घुमावदार रास्ते से बनी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है। यह भी पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी के द्वारा। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। बिहार राज्य में पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर 51.50% है। साक्षरता के मामले में बिहार भारत के राज्यों में 28वें स्थान पर है। बिहार राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार राज्य में सबसे अधिक पुरुष और महिला दोनों ही रोहतास में साक्षरता दर अधिक है। पुरुष में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है, जबकि महिला में सहरसा जिला में है। बिहार में किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई से आज़ाद दस्ता संगठन चलाया था। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला हैं, राम मनोहर लोहिया नहीं है। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी का सहयोग मिला था। राम मनोहर लोहिया का इस सत्याग्रह से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं, इसलिए गोपालगंज का लिंगानुपात 1015 है। अब तो यह बढ़ करके 1021 हो गया है। भागलपुर और मुंगेर जिलों में लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास में है और सबसे कम पूर्णिया में है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट 38 हैं और लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 6 हैं। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह भी PYQ है, पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी के द्वारा। इनमें अन्य जो थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बिनपुरी और रामानंद मिश्र भी सहयोग किए थे। गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो कोसी और मगध से होकर के नहीं बहती है, बल्कि बाकी जो दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर से होकर बहती है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये मुरली मोहन प्रसाद थे। द सर्चलाइट 1918 के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में सर्चलाइट अखबार के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है? तो कुर्सेला, कटिहार में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल की में इस नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी गंगा की एक सहायक नदी है जो कुर्सेला कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? तो मजरूल हक साहब ने किया था। मदरलैंड मजरूल हक द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। वर्ष 1906 में वे बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए थे। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मनिंदर नारायण राय, MN राय भी कह सकते हैं, ने की थी। अब करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग।
सरकार द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और सफाई कार्य के मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और आजीविका में सुधार करना है। इसका उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करके मशीनीकरण को बढ़ावा देकर और विभिन्न सहायक उपायों के माध्यम से उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करके सफाई कर्मचारियों के जीवन को बदलना है। सैन्य अभ्यास काजिंद के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यह भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, कजाकिस्तान के बीच में है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अब सैन्य अभ्यास काजिंद। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, ये सही है। 2024 का अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, यह भी सही है। तो केवल 2 और 3 सही हैं, एक गलत है और एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया है आपको। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। आईडेक्स पहल का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो एमएसएमई, स्टार्टअप और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देता है। यह भारत के आर्थिक लचीलेपन और सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकियों के आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना चाहता है। नेक्स्ट है, हाल ही समाचारों में रहा होराइजन 2047 प्रतिबद्धता किससे संबंधित है? ये भारत और फ्रांस के बीच की रणनीतिक साझेदारी है जिसको कि होराइजन 2047 प्रतिबद्धता का नाम दिया गया है। होराइजन 2047 रोड मैप भारत और फ्रांस के बीच एक रणनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। यह योजना 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने के जश्न को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नोबेल शांति पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है जिसकी स्थापना स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से की गई थी। स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाने वाले अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो नॉर्वे में होता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति नॉर्वेजियन सांसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति है। इस समिति को नामांकन की समीक्षा करने और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इजराइल लेबनान सीमा के समानांतर बहती है? तो लिटानी नदी है। लिटानी नदी अपने मार्ग के एक हिस्से में इजराइल लेबनानी सीमा के समानांतर बहती है। हालांकि यह खुद सीमा नहीं बनाती है, लेकिन यह पूरी तरह से लेबनान में स्थित है और इजराइल की सीमा के अपेक्षाकृत करीब बहती है। कौन सी नदी है? लिटानी नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक प्रावधान है, बिल्कुल सही है। मिनर्वा मिल्स केस ने व्यक्तिगत कानून में लैंगिक असमानता को संबोधित कर भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। ये ऐसा तो नहीं हुआ था, तो केवल एक सही होगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में किया गया है। हालांकि यह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक प्रावधान है जो राज्य को भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करने के लिए मार्गदर्शन करता है। कथन 2 गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय किया गया मिनर्वा मिल्स मामला मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन से निपटता है, जो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा पर ध्यान केंद्रित करता है। शाहबानो मामला एक ऐतिहासिक मामला है जिसने व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानता को संबोधित करके भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। संघाई सहयोग संगठन एससीओ संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है।
एससीओ यूरेशिया के लगभग 80% और दुनिया के 40% आबादी को कवर करता है। यही एक सही है, बाकी ये दोनों ही गलत हैं। एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत पाकिस्तान के साथ 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना। एससीओ की आधिकारिक भाषा चीनी और रूसी है। कथन 3 सही है। एससीओ दुनिया की लगभग 40% आबादी और यूरेशिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने के लिए जाना जाता है। यह एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जो सबसे बड़े ट्रांस रीजनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो योजना क्या है? तो यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। कोलंबो योजना 1951 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका प्राथमिक ध्यान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मानव संसाधन और आर्थिक सहयोग के विकास पर है और यह व्यापक एशिया प्रशांत क्षेत्र तक फैला हुआ है। संगठन का गठन शुरू में अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिसमें राष्ट्रमंडल और अन्य क्षेत्र के राष्ट्र शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसने क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के अपने मूल मिशन को बनाए रखते हुए नशीली दवाओं की मांग में कमी, लैंगिक मामलों और पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार किया है। तो कोलंबो योजना क्या है? यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेटरल एंट्री से तात्पर्य निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और शिक्षा जगत से पेशेवरों की सरकार में वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन पदों पर नियुक्ति से है। सही बात है, लेटरल एंट्री के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में जा सकते हैं। शासन को बढ़ाने के लिए नीति आयोग के द्वारा लेटरल एंट्री की अवधारणा की सिफारिश की गई है, तो यह भी सही है। पार्श्व प्रवेश यानी लेटरल एंट्री में सरकारी विभाग में मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों को भरने के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा जैसे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शिक्षाविदों से बाहर के व्यक्तियों की भर्ती शामिल है। पार्श्व प्रवेश की अवधारणा को दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग और नीति आयोग जैसे निकायों द्वारा ताज़ा विशेषज्ञता के साथ शासन को बढ़ाने के लिए अनुशंसित किया गया था। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशीम के पोहरदेवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसमें बंजारा समुदाय की विरासत को दर्शाया गया है। 4 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय में बंजारा समुदाय के नेताओं और के चित्रों और ऐतिहासिक विरासतों के माध्यम से उनकी समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार की है? भारत मानक ब्यूरो। भारत मानक ब्यूरो राष्ट्रीय भवन और विद्युत संहिताओं के समान एक राष्ट्रीय कृषि संहिता विकसित कर रही है। एनएसी फसल चयन से लेकर कटाई के बाद के कार्य तक पूरे कृषि चक्र को कवर करेगा। इसके 2 भाग होंगे, सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत और धान, गेहूं, तिलहन और दालों के फसलों के लिए विशिष्ट मानक। इसका उद्देश्य कृषि में किसानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों का मार्गदर्शन करना है। एनएससी कृषि में इनपुट प्रबंधन, स्थिरता, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और आईओटी को संबोधित करेगा। यह भारतीय कृषि में गुणवत्ता मानकों, निर्णय लेने और क्षमता निर्माण का भी समर्थन करेगा। वैज्ञानिकों ने हाल में ही प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? तो ये चारोन। वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया। चारोन प्लूटो के आकार का आधा है, जिसकी चौड़ाई 1214 किलोमीटर है, जिसे 1978 में खोजा गया था। इसका नाम ग्रीक पौराणिक ग्रंथों में मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर रखा गया है। चारोन का द्रव्यमान प्लूटो के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा है और दोनों मिलकर एक दोहरा बौना ग्रह प्रणाली बनाते हैं। प्लूटो और चारोन के बीच की दूरी 19,640 किलोमीटर है। दोनों पिंड ज्वारीय रूप से बंद हैं, हमेशा एक ही दिशा में एक दूसरे के सामने रहते हैं। चारोन प्लूटो की एक परिक्रमा 6.4 पृथ्वी दिशों में पूरा करता है।
भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? पीएम इंटर्नशिप योजना। भारत में युवाओं को व्यावसायिक माहौल में व्यावहारिक अनुभव देकर उनकी रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा। इंटर्न्स को सरकार से 4,500 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा। साथ ही कंपनियों से CSR के माध्यम से 500 रुपये मिलेंगे। 6,000 का एक मुश्त अनुदान और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा भी प्रदान किया जाएगा। हाल ही खबरों में रहे रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर कार्यक्रम के कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? अटल इनोवेशन मिशन इससे जुड़ी हुई है। अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO ऑस्ट्रेलिया भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई स्टार्टअप और MSME को भारत ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर के क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 2023 में लॉन्च किया गया राइज एक्सेलरेटर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझा पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों के लिए अभिनव एग्रीटेक समाधानों का समर्थन करता है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए लक्ष्य रखने वाले व्यवसायों की मदद करता है, विशेष रूप से वे जो कृषि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चयनित प्रतिभागी 9 महीने के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग, इन पर्सन सेशन, फील्ड ट्रायल और दोनों देशों में प्रौद्योगिकी पायलट शामिल होंगे। इसमें किसानों की ज़रूरतों और प्रथाओं पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया? तो INS तबर ने भाग लिया है। INS तबर ने भूमध्य सागर में स्पेन की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया। यानी ये किसे किसके बीच हुआ? स्पेन और भारत के बीच, भारतीय नौसेना और स्पेन की नौसेना के बीच MPX। यह अभ्यास भारत की नौसेना की पहुंच को दर्शाता है और भारत और स्पेन के बीच समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर है। MPX में स्टेशन कीपिंग, रिप्लेनिशमेंट एट सी अप्रोच, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्टीम पास्ट और फोटो एक्स जैसे उन्नत अभ्यास शामिल हैं। दोनों नौसेनाओं ने उच्च व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता दिखलाई, जिससे मजबूत द्विपक्षीय नौसैनिक संबंध मजबूत हुए और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंगापुर भारत के लिए FDI का एक प्रमुख स्रोत रहा है। सही बात है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के भीतर भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है और भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI सिंगापुर में चालू है। तो ये भी सही है, तीनों ही कथन सही है। सिंगापुर लगातार भारत के लिए FDI का एक सबसे बड़ा स्रोत रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने निवेश में $11.77 बिलियन का योगदान दिया। सिंगापुर आसियान के भीतर भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। यह 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार था, जो आसियान के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा था। भारत की UPI को सिंगापुर के पे नाउ सिस्टम्स के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेन देन की अनुमति मिलती है। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसकी भारत के कुल व्यापार में 2.9% हिस्सेदारी है। निम्नलिखित में से कौन से देश क्वाड के सदस्य हैं? क्वाड में 4 देश हैं, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, जिसे आमतौर पर क्वाड के नाम से जाना जाता है, इन 4 देशों का एक रणनीतिक मंच है। यह एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इसमें सुरक्षा, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग शामिल है। भविष्य सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रियाओं पर नज़र रखना है। भविष्य सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रियाओं को ट्रैक करना है। भविष्य प्रणाली को सेवानिवृत्त कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करने
पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्त लाभों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप लोगों को हम लोग सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले नोटिफिकेशंस भी जल्दी आप तक पहुंच जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई सीमांत निधि आगत आधारित उधार दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह उधारकर्ताओं तक मौद्रिक नीति दरों का तेजी से संचरण सुनिश्चित कराना है। MCLR प्रणाली को बैंकों की ऋण दरों में नीतिगत दरों में होने वाले बदलावों के प्रसारण को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि RBI की नीतिगत दरों में होने वाले बदलाव उधारकर्ता को दी जाने वाले ब्याज दरों में तुरंत दिखाई दें। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऋण उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों को उचित दरों पर उपलब्ध हों। नेक्स्ट है, रेलवे में प्रयुक्त कवच प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह निर्धारित सीमा के अनुसार ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है, यह सही है। कवच को भारतीय रेलवे के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। कवच संचार के लिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID का उपयोग करता है। कवच को हाई स्पीड और नियमित यात्री ट्रेन दोनों पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि ट्रेन खतरे वाले सिग्नल से गुजरती है या यदि उस ट्रैक पर किसी अन्य ट्रेन का पता लगाती है तो कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है। यह अनुमेय सीमाओं के अनुसार ट्रेन की गति को भी नियंत्रित करता है। सिस्टम SIL 4 मानकों का पालन करता है, जो सुरक्षा अखंडता का उच्चतम स्तर है, जो विफलता की बेहद कम संभावना सुनिश्चित करता है। सिस्टम में नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की गतिविधियों की केंद्रीकृत लाइव निगरानी की सुविधा है। यह सबसे कम खर्चीली स्वचालित ट्रेन टक्कर रोकथाम तकनीकों में से एक है, जो इसे भारतीय रेलवे के लिए एक लागत प्रभावी समाधान बनाती है। यह भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुविधा प्रणाली है, ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस में किया इन्होंने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी शामिल हुए। इस परियोजना का उद्देश्य मॉरिशस में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सस्ती भारत में निर्मित दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। जयशंकर ने ग्रैंड बोइस गांव में एक मेडी क्लिनिक का भी उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सहायता से वित्त पोषित किया गया है, जो 16,000 निवासियों को द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। यह पहल स्वास्थ्य और लोगों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उन्होंने पहली दौर में 562 वोट जीते थे। माल्टा की एक केंद्र दक्षिणापंथी राजनीतिज्ञ मेट्सोला अगले 2.5 साल तक इस पद पर रहेंगी। वह लगभग निर्विरोध चुनाव लड़ी, जबकि आइरीन मोंटेरो को केवल 61 वोट मिले। मेट्सोला 2013 से यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और पहली बार जनवरी 2022 में राष्ट्रपति बनी। उन्हें 90% से अधिक वैध वोट मिले हैं, जो एक ऐतिहासिक उच्च है। निम्नलिखित में से कौन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में GI टैग सुविधा केंद्र की स्थापना का समर्थन कर रहा है? नाबार्ड। IIT पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसने पेट्रोस विश्वविद्यालय ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर इसके साथ किया है। IIT पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए पेट्रोस विश्वविद्यालय ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सभी करंट अफेयर्स बिहार के करंट अफेयर्स हैं, जो एडिटोरिया करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग उसे देख लीजिए। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? बांका और पश्चिम चंपारण को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य को सूचित किया है कि बांका और पश्चिमी चंपारण अब नक्सल मुक्त जिले हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के बिहार के प्रयासों में यह घोषणा एक महत्वपूर्ण विकास है। इस घोषणा के बाद राज्य में केवल 8 जिले नक्सल प्रभावित
सिर्फ नक्सल प्रभाव से प्रभावित रह गए हैं। औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव शहर बिहार में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस खेल गांव शहर बनाया जाएगा। वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। सुपर 30 के प्रसिद्ध संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कुमार के अग्रणी कार्य की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। पिछले विशेष रूप से सुपर 30 पहल के माध्यम से जो IIT प्रवेश परीक्षाओं के लिए वंचित छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। राजदूत के रूप में कुमार भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देंगे। कोरिया ने छात्रों की देश की यात्रा की सुविधा देने के लिए कोरिया सुपर 30 यात्रा पैकेज भी शुरू किया है। विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियां कहाँ बनाई जाएंगी? तो सिलौंजा, बोधगया में बनाया जाएगा। ये सभी एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। कंप्लीट वीडियो पूरी किताब की है, आप लोग उसे जरूर देखें। बोधगया के सिलौंजा में दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित वैश्विक स्थलों को प्रदर्शित करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल बोधगया में इन प्रतिकृतियों को रखा जाएगा, जिससे आगंतुकों के लिए इसका आकर्षण बढ़ेगा। तो अगेन कहाँ? सिलौंजा, बोधगया में। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह अविनाश अमन को प्रदान किया गया है। बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार अविनाश अमन को हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विश्व स्तर पर हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने में अमन के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। इसके बाद मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, तो ये आप लोग निश्चित रूप से खुद से ही कर लेंगे। और यदि कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में टाइप करेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी वीडियोस भी हम लोग बनाकर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एडुटेरिया के अभ्यास सीरीज का ये 5th सेट कंप्लीट कर लिया है। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अपडेट्स आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।